सबसे पहले तो इसको आप ये कह लीजिए कि स्टार्ट कर दी इसकी हमने रिकॉर्डिंग। दूसरा काम जो हम करने वाले थे वो ये था कि जो क्लाउड है उसमें भी रिकॉर्डिंग को ऑन करें, ताकि ये रहा। अच्छा, अब बात करते हैं। अब देखिए, ईद के बाद जब आप आए हैं तो आपके जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जनाब हमने डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स पढ़ ली थी, इकनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ लिया था, हमने टाइप्स ऑफ इकनॉमिक्स भी पढ़ ली थी। याद होगा माइक्रो, मैक्रो, साइंस, आर्ट्स, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव इकनॉमिक्स पढ़ी थी। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे बात हुई थी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ आपको याद होगा टेक्नोलॉजी, कैपिटल एक्यूमुलेशन, ये हमने कवर किया था। और इसके बाद हमने एक सफ़र शुरू किया था इकनॉमिक सिस्टम्स का। इकनॉमिक सिस्टम्स में आपको याद होगा हमने जो है वो प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये हमने पढ़ी और इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम पढ़ा। तो मैंने एक सेक्शन कवर करके, आपको याद होगा हम प्रोडक्शन पॉसिबल का अगले दिन करने वाले थे वेडनेसडे को, लेकिन बच्चों ने ज़रा ज़िद कर ली कि सर हमें छुट्टियां दे दे, तो छुट्टियां मैंने दे दी थी। तो ये सिचुएशन बनी थी आपके साथ। अब आज का जो आपका काम है उसको अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, आप ये कह लीजिए कि हम आज के काम को अगर स्टार्ट करते हैं तो आज हम सिर्फ इसके एक छोटा टॉपिक रह गया है, एक बड़ा टॉपिक है। जो छोटे वाला टॉपिक है उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको जो काम कराने वाला है वो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व्स, या आप कह लीजिए कि प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स। ये दो ही चीज़ें रह गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो छोटा टॉपिक है, वो तो फ़ौरन हो जाएगा, और प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व को कुछ टाइम आज लगाते हैं, कुछ कल लगाते हैं, और उसको ख़त्म करके फिर चलते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स की तरफ। चलिए, सबसे पहले तो बात यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आसानी के साथ आप यूँ देख सकते हो कि फ़र्ज़ कर लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपने सीए क्वालिफाई कर लिया। सीए क्वालिफाई करके आपको लेट से ऑडिट की बजाय फाइनेंस की जॉब ऑफ़र हो जाती है, मैनेजर फाइनेंस की। तो आपके पास जो है वो जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है। ये तीनों जॉब्स नहीं है, ये 3 अल्टरनेटिव्स हैं, यानी मुतबादिल जॉब ऑफ़र्स हैं आपके लिए, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक फुल टाइम जॉब करने वाला इंसान तीनों जॉब्स कर सकता है? क्या ख्याल है बच्चों? एक फुल टाइम जॉब करने वाला क्या तीनों जॉब्स कर सकेगा? क्यों जी? तो आप ये कहेंगे नहीं, एक फुल टाइम जॉब करने वाला इनमें से कोई एक जॉब लेगा, लेकिन जब वो इनमें से कोई एक जॉब पिक करेगा, लेट्स से जॉब 2 पिक कर लिया आपने, ठीक है, अब आपके पास जॉब 1 और जॉब 3 का ऑप्शन ख़त्म हो गया। इस चीज़ को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि आपको लूज़ करना पड़ा जॉब 1 एंड जॉब 3, एंड देन यू गेन जॉब 1 जिसको आपने चूज़ कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हुई द cost of losing other alternatives when one alternative is chosen। यानी दूसरे अल्टरनेटिव को लूज कर देना। इसे भी लूज कर दिया, इसे भी लूज कर दिया। जब एक अल्टरनेटिव चूज कर लिया तो
एक अल्टरनेटिव चूज़ करने पर अगर दूसरे अल्टरनेटिव लूज़ हो जाते हैं तो इनको लूज़ करने का नाम ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसकी आसान सी एग्जांपल ये हो सकती है कि जब मैं आपकी उम्र का था तो मुझे काफ़ी सारे टेलीफोन आते थे। ज़ाहिर है जिस तरह आपकी पुप्पो है मेरी भी पुप्पोस थी, तो टेलीफोन आते थे। खैर क्या हुआ जी कि मेरी मंगनी हो गई तो मैंने एक रिंग पहन ली। अब ये जो मैंने रिंग पहनी ये एक ऑप्शन थी, मैंने एक ऑप्शन या एक अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया तो मुझे फ़ोन आने बंद हो गए। जैसे ही मेरे हाथ में रिंग देखा टेलीफोन आने बंद हो गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मुझे एहसास हुआ कि एक अल्टरनेटिव जो मैंने चूज़ किया है इसकी कीमत ये है कि बाकी अल्टरनेटिव मुझे लूज़ करने पड़ेंगे। क्या समझे बात, समझ आई कि आई हैव यानी कॉस्ट ये थी कॉस्ट ऑफ लूजिंग अदर अदर अल्टरनेटिव्स व्हेन आई हैव चोजन वन अल्टरनेटिव। जब एक अल्टरनेटिव मैंने ले लिया तो बाकी अल्टरनेटिव मुझे छोड़ने पड़े। तो इसको आप कह सकते हैं ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो तो ये तो हो गया ना। अब देखिए तो आप क्या एग्जाम्पल लिखेंगे फिर पेपर में जाके मेरे वाली एग्जाम्पल लिखेंगे, सीए वाली एग्जाम्पल लिखेंगे, कौन सी वाली लिखेंगे? क्यों बच्चों? यू राइट द मेरी एग्जाम्पल लिखेंगे, सीए वाली लिखेंगे? शाबाश, ये जवाब तुम पुठे काम ही करेगा। और भाई मेरी मिसाल से समझाने की हद तक है, वहाँ जाके इंडिविजुअल के लिए आपने ये मिसाल देनी है कि एक इंडिविजुअल जो है ही इज़ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ बीइंग ऑफर्ड 3 जॉब्स and he has to choose one, and once he chosen one job he lose opportunities of other, and that is we called opportunity cost। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो ये है इंडिविजुअल के लिए एग्जाम्पल। अब दूसरी एग्जाम्पल हमें चाहिए फर्म के लिए। अब फर्म के लिए कौन सी एग्जाम्पल लेंगे आप? फर्म के लिए आप एग्जाम्पल लीजिए एग्रीकल्चर की, कि हमारे पास एग्रीकल्चर के हिसाब से वी आर हैविंग ओनली वन फील्ड। ज़ाहिर है हमारी एग्जांपल बेस ही स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पर करती है, यानी अगर रिसोर्सेज स्कार्स हैं तो हमारी एग्जांपल कामयाब होती है ना। तो हमारे पास ओनली वन फील्ड है, यानी एक ही फील्ड है। तो जब हमारे पास एक ही फील्ड है तो हम या तो उसके अंदर वीट उगाएंगे या हम उसके अंदर कॉटन उगाएंगे। तो वीट या कॉटन की चॉइस जो है दिस इज व्हाट वी कॉल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, दूसरी एग्जांपल हो सकती है गवर्नमेंट की। अब कितनी एग्जांपल्स हो गई? एक इंडिविजुअल की, एक फर्म की और एक गवर्नमेंट की ले लेते हैं। गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड बजट है, होता ही लिमिटेड है। उसके अंदर या तो वो ऑरेंज ट्रेन बना सकते हैं या वो कौम को वैक्सीनेट कर सकते हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप दोनों में से क्या करेंगे? शाबाश। विच वन यू चूज? आइदर टू चूज द ऑरेंज ट्रेन और वैक्सीनेशन। विच वन यू चूज? Yes, so you will choose the vaccination, so that's right choice. So this is what the example of opportunity cost। तो आपने ऑरेंज ट्रेन लूज कर दी और वैक्सीनेशन ले ली। तो इसी तरह एग्रीकल्चर फील्ड है, अगर मैंने कॉटन उगाई तो वीट मुझे खुद ख़रीदनी पड़ेगी अपने घर के लिए। इसी तरह अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एक जॉब लेता हूँ तो दूसरी जॉब मैं नहीं ले सकता। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अब्दुल वहाब कह रहे हैं कि मैं ऑरेंज ट्रेन लूँगा, इसका मतलब ऑरेंज ट्रेन ले लो और लोगों को मरने दो, ये तो कोई हल नहीं है भाई। लेकिन चलो आपकी चॉइस है, मैं मना नहीं करता आपको, ठीक है। तो लोगों को फिर कह देना अच्छा भाई
जो बच गया वो बच गया, और ट्रेन में बैठ जाए, जो ना बचा वो अल्लाह की सुन। हाँ? अच्छा चलिए, एनीवे यहाँ तक बात समझ आई तो जी लिख के एंटर कर दीजिए प्लीज़। अच्छा अच्छा, इस टॉपिक को इससे ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराऊंगा, इसकी वजह ये है कि ये मैक्सिमम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर का आया है, इससे ऊपर नहीं आता। ठीक है, तो अगर 3 मार्क्स के लिए तो गो फॉर द कॉस्ट ऑफ लूजिंग अदर अल्टरनेटिव वन वन अल्टरनेटिव इज चोजन, तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा। एग्जाम्पल दे देंगे हम, इंडिविजुअल की, फर्म की, गवर्नमेंट की, या वो खुद भी कह सकता है, अगर बुक में लिखी है वो कह सकता है कि मुझे इंडिविजुअल की एग्जाम्पल चाहिए, या मुझे फर्म की एग्जाम्पल चाहिए, या मुझे गवर्नमेंट की एग्जाम्पल चाहिए। लिहाजा एग्जाम्पल तीनों याद करनी है आपने। ठीक है, तो ये बच्चों इसके लिए इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं, तो बन जाती हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व्स, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व्स हैं, इनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व समझा तो जाता है, कहा नहीं जाता। ये आम तौर पे टर्म बहुत कम यूज़ होती है बहुत कम होती है। इनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व्स की बजाय इनको नाम दिया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स, और यहाँ पे एक की बजाय 2 प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। इसे इन्हें कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स, पीपीसी, और बाज़ बुक्स में बहुत ज़्यादा इन्हें पीपीसी की बजाय प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर लिखा जाता है। ये भी ठीक है, ऐसी सूरत में इसे हम पीपीएफ कहेंगे। तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व्स, जिनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व की बजाय प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व ज़्यादा कहा जाता है, या प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर कहा जाता है। ये क्या होती हैं? असल में ये एक्स एंड वाई के 2 कॉम्बिनेशन ज़ाहिर करती हैं। इनका बेसिक जो रोल है वो ये है कि ये इकोनॉमी की लिमिटेशंस एक्सप्लेन करती हैं कि इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस कर सकती है, और इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस कर सकती है और उसकी प्रोडक्शन में लिमिट क्या हो सकती है। तो बेसिकली इनका काम यही है। इसलिए हम प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स को ये कहते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर शोज पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ shows possible combinations of commodities. So it shows possible combinations of commodities that can be produced within the with the help of limited resources. तो ये वो कॉम्बिनेशन जाहिर करता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व है वो क्या करते हैं, डैट शोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज़ डैट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी इकोनॉमी के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी के पास जो कम से कम रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए, उनको यूटिलाइज़ करते हुए एक इकोनॉमी 2 मुमकिना प्रोडक्ट्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बना सकती है, कौन कौन से मुमकिना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकती है, ये बताना प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व की ज़िम्मेदारी है। रिपीट करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व जाहिर करती हैं कि एक इकोनॉमी अपने महदूद वसाइल से 2 प्रोडक्ट से कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकती है। ये उसकी हद है, ये उसकी लिमिट है, ये इसकी हदूद है कि ये इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और इससे कम करेंगे तो बुरी बात है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्लियर जी? अच्छा, अब सवाल ये है कि इस डेफिनेशन को हम समझेंगे कैसे। इस डेफिनेशन को हम एक डायग्राम से समझते हैं। वो डायग्राम कहाँ से आएगा? वो डायग्राम हम बनाएंगे एक पास पेपर के क्वेश्चन से। ये जो पास पेपर का क्वेश्चन है इसमें कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं 4, A, B, C, D और E, यानी 4 कॉम्बिनेशन दिए हुए, 5 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं,
उनके लिए एक तरफ मिजल्स हैं, मिजल्स होते हैं वो मिसाइल नहीं होते जो जंगों में चलते हैं वो, और दूसरी तरफ दी हुई है कार्स, ठीक है। तो इनकी बुनियाद पे ये डेटा दिया हुआ है जिससे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व बनाएंगे। तो चलिए प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व बना के देखते हैं, इसी डेटे की मदद से बना के देखते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इस तरह हम रख लेते हैं कार्स, और इस तरफ कर लेते हैं हम एक्स एक्सिस रख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं ये हमारी कार्स है, ठीक है जी। अच्छा नहीं सॉरी, ये हमारे क्या है, कार्स उधर है, इधर मिजल्स कर देते हैं, ये हमारे मिजल्स हैं। मिजल्स कर दें या एयरप्लेन कर लें, जो आपको अच्छा लगे, प्रोडक्ट का नाम ही लिखना है, कोई भी लिख लें। अच्छा, तो हम देखते हैं डेटा कैसा है। डेटे में ये 0 है और ये 20 है, यानी x पे 0 है, y पे 20 है। देखते हैं क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में हमें ऐसा चाहिए, इसके 2 हिस्से कर लेते हैं, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेजल्स टोटल जो है मैक्सिमम 4 है, तो 1 2 3 4, ये तो पूरा हो गया स्केल, 1 2 3 एंड 4। दिस स्केल इज फिनिश्ड, दिस इज डन, ये तो स्केल बन गया। दूसरे स्केल में क्या है, दूसरे स्केल में 20 कॉम्बिनेशन है, 19 है, 16 है, 10 है, 2 तो पहले ही हो गए, 20 10 तो हो गया, एक 19 यहाँ बना लेते हैं, ये 19 हो गया, और 16 कहाँ है, 16 यहाँ ले लेते हैं, चलिए ये 16 हो गया, ठीक हो गई जी बात। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि पहला कॉम्बिनेशन है A, इसमें मिजल्स भी हैं और कार्स भी हैं। मिजल्स हैं 0 और कार हैं 20, हाँ जी। तो ये कॉम्बिनेशन आ गया A। दूसरा कॉम्बिनेशन है B, वो है 1 एंड 19, यानी गाड़ियाँ 19 और मिजल 1। B, ठीक है। चलिए जी C है 2 एंड 16, 2 एंड 16, तो ये 16 आ गया और ये 2 आ गया। पॉइंट C हो गया, ठीक है जी। अच्छा, और फिर D जो है डेट इज 3 एंड 10, तो ये, और E जो है डेट इज 4 एंड 0। तो ये मैंने वही डेटा लिया है सारा, दैट्स गिवन इन द टेबल, उसको मैंने ज़ुबानी यहाँ लिख दिया, ये ठीक है। तो A कॉम्बिनेशन डिज़ाइन हो गया, B हो गया, C हो गया, अब D भी कर देते हैं, डेट इज़ 10 एंड 10 और कितना है शाबाश, 10 और 3 आ गया, ये D आ गया, ठीक है जी। और E तो यहीं रख देते हैं, ये रहा E, चूँकि वहाँ पे Y के ऊपर 0 आ जाएगा, कार्स हो जाएंगी 0, ठीक है जी। अच्छा, तो अब इन दोनों सारे कॉम्बिनेशन को मैं मिला देता हूँ। इन सारे कॉम्बिनेशंस को मिलाने से मेरे पास क्या बन जाएगा, विल हैव प्रोडक्शन पॉसिबल कब, लेट मी, मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ ऊपर से ला के, ये बन गया जी आपका, वी कॉल्ड इट प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व, वी कॉल्ड इट प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर, ठीक हो गई जी बात। अच्छा, तो बच्चों ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर। अच्छा, अब यहाँ तक
अगर आप देखें तो हमने एक तो इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। डेफिनेशन में लिखा है कि ये उन कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करता है दो गुड्स के जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? शाबाश, कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी एंड ई। तो ये कॉम्बिनेशन जाहिर कर रहा है ए बी सी डी और ई, जो कि महदूद वसाइल को इस्तेमाल करके हासिल किए जा सकते हैं। सो PPF shows combination A, B, C, D and E which can be produced with the help of limited resources। तो इसका मतलब ये है, ये जो A, B, C, D और E हैं ये हमने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हासिल किए। अब सवाल ये है कि इसमें हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमेशा मैं ये कहता हूँ कि दो स्टेरिक होते हैं। इन दो स्टेरिक का मतलब क्या होता है बच्चों? What is meant by these two sterics? शाबाश, इन दो स्टेरिक्स का मतलब क्या होता है? x एंड y, कि यहाँ x एंड y कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट कौन से हैं। तो x एक्सिस पे क्या है? मिजल्स, और y एक्सिस पे क्या है? कार्स। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि a, b, c, d और e ये हमारे मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस हैं। मोस्ट एफिशिएंट या ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस हैं। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन ऑप्टिमम नहीं है। तो पहली बात x पे क्या है, y पे क्या है। दूसरी बात हमने बताई कि a, b, c, d और e हमारे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है, और उसकी एक वजह ये है कि ये लाइज ऑन द PPF। चूंकि ये PPF पे लाया कर रहे हैं, लिहाजा ये एफिशिएंट है। अब हम कैसे साबित करें कि यही एफिशिएंट है? साबित तो करना पड़ेगा हमें। तो लिहाजा हम ये तो कह दिया कि A, B, C, D और E एफिशिएंट कॉम्बिनेशन है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है, चूँकि ये PPF के ऊपर है, चूँकि ये PPC के ऊपर है। अच्छा, लेकिन एफिशिएंट कैसे हैं? तो इसके लिए हम एक पॉइंट ऐड कर देते हैं जिससे साबित हो जाएगा। और वो पॉइंट में हम ये ऐड करते हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक पॉइंट इससे ऊपर ले लिया, इसका नाम रख दिया n। एक पॉइंट इससे ऊपर रख लिया, उसका नाम रख दिया n। अब बताइए, क्या हम n अचीव कर सकते हैं? बताइए, n पे x भी ज़्यादा है, y भी ज़्यादा है, यानी मज़ाइल भी ज़्यादा है, कार्स भी ज़्यादा है, लेकिन क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं n को? क्यों बच्चों? कैन वी प्रोड्यूस n कॉम्बिनेशन हम हासिल कर सकते हैं? जी एवरीवन, नो, हम हासिल नहीं कर सकते। n क्यों नहीं हासिल कर सकते? भाई ज़मीन पे रह के आसमान के ख्वाब देखेंगे आप, हैं? उसकी वजह ये है कि n इज़ ओवर ऑप्टिमम पॉइंट। ओवर ऑप्टिमम का मतलब होता है ऐसी बात सोचना जो आपके वसाइल में मुमकिन नहीं है। तो दिस इज़ ओवर ऑप्टिमम पॉइंट। ये ऐसे ही है कि जैसे कि हिना इकराम या अरूब या महानूर ये सोचें कि हम कल नियाग्रा फॉल देखने चलते हैं। भाई नियाग्रा फॉल देखने अभी आप नहीं जा सकते, उसकी वजह भी आपने CA नहीं किया, आपका उसने पैसे ही नहीं है। तो नियाग्रा फॉल देखने के लिए तो एक बंदे को कम से कम एटलीस्ट कोई 3, साढ़े 3 हज़ार, 4 हज़ार डॉलर चाहिए, कोई 2-2.5 हज़ार के टिकट को, होटल का ख़र्चा। तो लिहाजा ये ओवर ऑप्टिमम थाट है, अनरियलिस्टिक थाट है। तो लिहाजा n इज़ जस्ट लाइक अनरियलिस्टिक, लाइक वी आर थिंकिंग टू सी नियाग्रा फॉल, और वी आर गोइंग टू सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो कौन वाली माई जो है ना, वो न्यूयॉर्क के साहिल पे खड़ी है, वो वाली। तो हम नहीं देख सकते क्योंकि अभी इतने वसाइल नहीं है हमारे पास ना। तो जस्ट लाइक दिस n इज़ अ ओवर ऑप्टिमम पॉइंट विच वी कैन नॉट अफोर्ड, विच वी कैन नॉट गेट, विच इज़ नॉट achievable for us within the limits of resources. We can achieve A, B, C, D or E, but we cannot achieve N because it is above than our feasibility line, our production possible line। ये उससे ऊपर है, लिहाजा ये achievable नहीं। लेकिन मैं इसके नीचे भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हो सकते हैं एक्सप्लेन के लिए
ये जहाँ लाइन क्रॉस होती है ना आमतौर पे वो पॉइंट लेना चाहिए। वैसे आप कोई भी ले सकते हैं, बट नॉर्मली यू शुड चूज़ एनी लाइन विच इज़ क्रॉसिंग हो रही है वहाँ पे ले लें। जैसे आप एम ले सकते हैं, एम डैश ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं इन तीनों में से। बट आई सजेस्ट कि एक ही रखें, एक पॉइंट रखें बस, ज़्यादा ना लिखें। ठीक है, तो एक पॉइंट कौन सा रखा मैंने शाबाश, एम। अब एम तो हासिल किया जा सकता है क्योंकि वो तो फिजिबिलिटी से नीचे है, वो तो फिजिबल है। लेकिन एम हम क्यों नहीं लेंगे? कोई बच्चा बता सकता है कि हम कहते हैं एम हमने नहीं लेना, हमने वही पॉइंट लेना है जो कर्व के ऊपर है, एम क्यों नहीं ले सकते भाई? क्यों नहीं लेना चाहते? ले तो सकते हैं लेकिन नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? अंडर ऑप्टिमम रीजन पे आता है, बिल्कुल सही है। जैसे आपने लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ा है कि यार जो ऊपर लाइन के आ रहा है वो अच्छा है, जो लाइन से नीचे है वो अंडर ऑप्टिमम है। अच्छा, एक तो ये बात है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं और आप एक प्रोडक्शन को टैकल कर रहे हैं, आप प्लानर हैं। आप मुझे बताइए, सी नहीं लेना चाहिए हमें एम की बजाय? सी एम से बेहतर है। अच्छा, सी में क्या बेहतर है एम से, बता सकता है कोई? अगर मैं एम छोड़ के सी ले रहा हूँ, सी क्यों ले रहा हूँ? एम और सी में कितने का फ़र्क है? कैन यू एक्सप्रेस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड सी? सी ऑप्टिमम मैंने मान लिया बेटा, सी ऑप्टिमम है, लेकिन फ़र्क कितने का है? 6 गाड़ियों का फ़र्क है, 6 कार्स, 6 कार्स का फ़र्क है। चूंकि एम पे 10 गाड़ियां हैं और सी पे 16 गाड़ियां हैं, यानी सी लेता हूं तो 16 कार मिलती हैं और उतने ही पैसों में एम लेता हूं, उतने ही रिसोर्सेज में तो 10 गाड़ियां मिलती हैं। तो फिर अच्छा क्या हुआ? शाबाश। तो फिर अच्छा क्या हुआ जी? अच्छा तो फिर सी हुआ ना जी, क्या ख्याल? अच्छा तो फिर सी हुआ, क्यों? कि सी में एम की निस्बत 6 गाड़ियां ज़्यादा हैं। चलिए मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ चले सी की बजाय मैं डी ले लेता हूँ, मैं प्लानर हूँ, मैं सी की बजाय डी ले लेता हूँ। अच्छा सॉरी, एम की बजाय मैं डी ले लेता हूँ। तो आपने पहले एम और सी को कंपेयर किया, अब मैं कहता हूँ मैं एम नहीं लेता, मैं डी ले लेता हूँ। तो एम और डी में कितना फ़र्क है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एम एंड डी? एम और डी में कितना फ़र्क है? एम और सी में तो 6 गाड़ियों का फ़र्क था। हाँ, एम और डी में एक मिसल का फ़र्क है। ठीक है, तो उसके लिए आप नीचे देखिए ना, इस तरफ की हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए नीचे और वर्टिकल लाइन के लिए वाई एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एक्स एक्सिस पे, तो एक मिसल का फ़र्क है। तो इसका मतलब है एम यहाँ तो 6 गाड़ियाँ कम दे रहा है या एक मिसल कम दे रहा है हमें, है ना? तो हम इसे क्यों लें? मिसाइल कम देगा, गाड़ी कम देगा, हम दोनों में से कुछ भी नहीं लेते, हम या तो सी ले लेंगे या डी ले लेंगे, चूँकि ये ऑप्शन बेहतर है। इसका मतलब है एम अंडर ऑप्टिमम है एंड एम अंडर ऑप्टिमम है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब बच्चों पहली बात तो होगी एक्स एक्सिस पे क्या, वाई एक्सिस पे क्या है। दूसरी बात हमने कह दी कि ए बी सी डी और ई ऑप्टिमम है, बाकी अंडर जो है ऑप्टिमम नहीं है। और उसको साबित करने के लिए एक पॉइंट ऊपर लिया एन जो ओवर ऑप्टिमम है और एक पॉइंट नीचे लिया एम जो अंडर ऑप्टिमम है। ओवर ऑप्टिमम खरीद नहीं सकते, ले नहीं सकते, अफोर्डेबल नहीं है, वसाइल नहीं है। और अंडर ऑप्टिमम इसलिए नहीं लेंगे कि इट विल रिड्यूस, या तो हमें ये कम गाड़ियाँ देगा या हमें कम मसाइल देगा, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। 3 पॉइंट हो गए। लो जी, हतमी पॉइंट और चौथा पॉइंट है, बड़े गौर से सुनना है। ये पॉइंट समझ आ गया तो समझिए डायग्राम इतनी समझ आ गई कि एक भी नंबर लूज़ नहीं करेंगे अगर आपने ये पॉइंट भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया और एक पॉइंट और लिख दिया जो बड़ा हतमी पॉइंट है। अगर ये आपने लिख दिया तो फिर आपने जनाब पूरे पूरे नंबर ले लेने हैं। वो कैसे? मैं एक ही पॉइंट में कुछ चीज़ें कवर कर रहा हूँ। वो क्या है? वो चीज़ें ये हैं कि अगर मैं इफ़ वी मूव
if we move from A to B, मैं एक में सारे मूवमेंट कवर कर रहा हूँ, B to C, C to D and D to E। अगर मैं मूव कर जाता हूँ A से B, B से C, C से D और D से E, तो क्या हालात पैदा होते हैं y एक्सिस पे? तो y एक्सिस पे ये हालात पैदा होंगे कि मैं 20 से 19 गाड़ियों पे आ जाऊंगा, A से B पे जाते हुए, A से B पे जाते हुए मैं 20 से 19 गाड़ियों पे आ जाऊंगा, तो और B से C पे जाते हुए कितनी गाड़ियों पे आ जाऊंगा? 19 से 19 टू 16 कार्स, और C से D पे जाते हुए 16 टू 10 कार्स, और D से E पे जाते हुए 10 टू 0 कार। लिहाजा क्या होगा? A से B 20 टू 19, B से C 19 टू 16 कार्स। तो मैं कार्स लूज कर रहा हूँ, मैं कार लूज कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। अच्छा, 16 टू 10 एंड 10 टू 0, ठीक है। 0 में एक डंडी भी मार देते हैं ताकि वो ना लगे, ठीक है जी। अच्छा, अब जो मिसाइल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जब मैं A से B पे जा रहा हूँ, B से C पे जा रहा हूँ, C से D पे जा रहा हूँ, तो एक कम हो रहा है तो एक ज़्यादा हो रहा है। वो कैसे? मिसाइल बढ़ रहे हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 to 4। This is the decisive point of the diagram. The decisive point of the diagram कि if we move from A to B, B to C, C to D and D to E, we decrease cars. We decrease cars 20 to 19, 19 to 16 and 16 to 10 and 10 to 0. And we increase missiles 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4. This is the decisive point number 4. If you write down these 4 points, you will done the diagram. So first of all, what we say? Protection possible curve shows combination A, B, C, D and E which can be produced within the scarce resources or limited resources. By the help of this schedule, we made a diagram, and in this diagram we shows missiles on x-axis and cars on y-axis. So we have taken the combination 0, 20, 119, 216, 3, 10 and 4, 0. हमने इन्हें ड्रॉ किया और ये बताया कि A, B, C, D और E ऑप्टिमम पॉइंट हैं। कोई पॉइंट इनसे ऊपर हुआ तो ओवर ऑप्टिमम होगा, जो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, अचीवेबल नहीं होगा। कोई पॉइंट उससे नीचे होगा तो वो अंडर ऑप्टिमम होगा, चूँकि वो कम मिकदार देगा या कार्स की या मिसाइल्स की। और अगर हम A से B, B से C, C से D, D से E पे जाते हैं तो हमारी गाड़ियाँ कम होती जाएंगी और हमारे मिसाइल ज़्यादा होते चले जाएंगे। अगर ये डन है, अगर ये समझ आ गया तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। जी शाबाश। अब इन सारी बातों को मैंने यहाँ पे एक दफ़ा टाइप भी कर दिया है ताकि आप जब पढ़ें तो आपको नोट्स भी मिल जाएं। और मैंने टाइप इस तरह से किया है कि A, B, C, E all represent the most efficient allocation of resources for economy. By joining them we obtain production possible curve। ठीक है, और आगे मैंने लिखा है as we can see
in order for the economy to produce more car, it must give up some resources it uses to produce missiles. अगर उन्हें गाड़ियाँ ज़्यादा बनानी है तो उन्हें रिसोर्सेज गाड़ियों से निकाल के मिssiles की तरफ डाइवर्ट करने होंगे। जैसे कि अगर हम ए से बी पे जाते हैं, बी से सी पे, सी से डी पे, तो वही तरतीब मैंने रखी है 20 to 19, 19, 16 एंड सो ऑन, एंड देन 0 to 1, 1 to 3, एंड दिस इज़ व्हाट वी एक्सप्लेन। इसके बाद मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा तो वो ओवर ऑप्टिमम होगा, इसके नीचे होगा तो वो अंडर ऑप्टिमम होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है जी। तो ये सारे मैंने यहाँ टाइप भी कर दिए ताकि आपको पता लग जाए कि सर ने कैसे कंपोज किए। 4 पॉइंट्स हैं। अच्छा चलिए पेपर का सवाल हल करते हैं। अभी इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका शिफ्ट है, अभी ये पढ़े हुए हैं। लेकिन एक ऐसा सवाल पेपर में मिला जो इसी से हल हो जाएगा, और वो सवाल ये वाला है जो ऑटम 16 का सवाल है। सवाल ये है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। जी शाबाश। तो प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व को एक्सप्लेन करना है डायग्राम से। इसका मतलब स्केजुअल नहीं बनाना, उसको यहाँ रखना है, डायग्राम डायरेक्ट बना देनी है, तो कोई मुश्किल नहीं है, हम डाटा ज़हन में रख सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले काम तो यह है प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व है क्या। तो 1 नंबर तो इसका ले लेंगे हम। प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व शोज दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज which can be made, which can be produced, which can be achieved with the help of scarce or limited resources। ठीक है। अच्छा उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे हम। डायग्राम के नंबर कितने होंगे? 3, और फिर ये वाले 4 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के 4 पॉइंट्स, तो उसके भी कम से कम 3 नंबर हमें मिल जाएंगे। इस तरह ये 7 मार्क्स अचीव हो जाएंगे। ठीक है जी। 1 नंबर डिस्क्राइब करने का, 3 नंबर डायग्राम के, और 3 नंबर उसको एक्सप्लेन करने के। ठीक हो गई बात। अब ये तो सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया, बस एक गलती की कि बहुत सारे बच्चों ने स्केजुअल बना के डायग्राम बनाई। तो एग्जामिनर ने कहा कि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट किया स्केजुअल बनाने में, उसे एक्सप्लेन करने में, जबकि मेरी डिमांड सिर्फ डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन थी। तो बास बच्चों ने स्मार्ट वर्क क्या किया, उन्होंने ये वाला टेबल ज़ुबानी याद किया हुआ था, दिस वन, उन्होंने इसको लिखा ही नहीं, उन्होंने डायरेक्ट ये वाला डायग्राम बनाया और उसे एक्सप्लेन कर दिया। दे अचीव गुड मार्क्स विद लेस एफर्ट। ठीक है। लेकिन बी वाले सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने गलती की। बी वाला सेक्शन ये था कि डिस्कस हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे एक्सप्लेन करता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व। तो बच्चों ने इसको सही तरह एड्रेस नहीं किया, जबकि इसे आसान एड्रेस करने का तरीका बड़ा सिंपल था। वो ये था कि प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व को पहले तो एक्सप्लेन करें, मेजर्स द मैक्सिमम आउटपुट। प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व मेजर करती है मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 2 गुड्स यूजिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनपुट। ये इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है, जो डेफिनेशन हमने लिखी है उसकी जगह भी लिखी जा सकती है कि प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व शोज आर मेजर मैक्सिमम आउटपुट which can be produced within the fixed amount of input resources। तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो पॉइंट ऑफ स्कोरिंग है, व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ स्कोरिंग, तो जो पॉइंट ऑफ स्कोरिंग है वो ये है कि when we increase the output of one good we must sacrifice output of the other। जब हम एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो दूसरे को हमें सेक्रीफाई करना पड़ता है, ये है पॉइंट ऑफ स्कोरिंग। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ स्कोरिंग जिसको आप की पॉइंट कह सकते हो कि भाई अगर मैं गाड़ियाँ ज़्यादा प्रोड्यूस करता हूँ तो ये शक्ल है मेरे पीपीसी की, तो अगर मैं मिज़ल्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे कार्स लूज़ करनी पड़ती हैं। To have more missiles, I must decrease the amount of cars। तो ये है मेन की पॉइंट, और इसका प्रूफ क्या है? प्रूफिंग पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास abundant resources होते, suppose if input resources are abundant, there is no need to sacrifice, फिर हमें गाड़ियाँ सेक्रीफाई नहीं करनी पड़ती। गाड़ियाँ सेक्रीफाई इसलिए करना पड़ी
चूँकि हमारे पास वसाइल कम थे, मिज़ल बढ़ाए तो गाड़ियाँ कम हो गई। क्या ख्याल है बच्चों? ये है 3 मार्क्स का आंसर। मुश्किल तो नहीं है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है तो जी लिख के एंट्री कर दो यार, एक हमारी तसल्ली के लिए। क्या कहते हैं? ठीक है जी, सिर्फ अरूप हिना, बाकी बच्चे ठीक हो गई बात। तो यहाँ तक मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व यानी प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व पढ़ाया, और उसका पास पेपर क्वेश्चन हल कराया। तो ये तो है सवाल कब का जी? ये सवाल है आपका ऑटम 16 का। लेकिन आजकल सवाल का एक नेचर चेंज भी हुआ है। बाज़ औक़ात पेपर में नहीं बल्कि पिछले चंद एक पेपर से एक डायग्राम आ जाती है, जैसे ये डायग्राम है। इस डायग्राम में उसने एक कर्व बनाया हुआ है एक्स वाई कर्व, और वो कहता है ये एक्स वाई कर्व क्या है? कोई बताएगा ये एक्स वाई कर्व क्या है? जी बच्चों, ये एक्स वाई कर्व पीपी सी है, ठीक है, या पीपी एफ है। तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे इट्स अ प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व, खुश हो जाएगा, लेकिन यूँ लिखेंगे इट्स अ प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व विच शोज दैट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आप पूरी डिफिनेशन लिखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद वो पूछता है कि एक पॉइंट है इसके अंदर जी और एक पॉइंट है इसके अंदर एच। वो ये पूछता है कि जी क्या है और यहाँ एच क्या है। जी शाबाश, जी क्या है और एच क्या है? जी शाबाश। What is G? What is H? G is under optimum, but we express it shows lesser amount of यहाँ पे दिए हुए apples and books. It shows lesser amount of books are apples, and H is over optimum which is not affordable within our scarce resources. Clear जी? तो ये बच्चों आपका हो गया सवाल 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स हैं। तो ये फिक्स मार्क्स क्वेश्चन है। आपने पीपीसी लिखा, सही डिस्क्राइब कर दिया, अ लाइन शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विद इन द स्कार्स रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज, 1 नंबर पूरा। H is lying above the production possible curve, therefore it is over optimum point which is not affordable within the range of resources, 1 नंबर पूरा। G is under optimum point, shows that lesser amount of apples are book, 1 नंबर पूरा। So ये फिक्स मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक हो गई बात? नहीं नहीं, ये एमसीक्यूज नहीं है, एमसीक्यूज को एक्सप्लेन नहीं करते। एमसीक्यूज को तो पेपर पे लिखते हैं कि पहले वाले का ए सही है, दूसरे वाले का सी सही है, ठीक है, इस तरह करके उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरह करके सॉल्व करते हैं, पेपर पे लिखते हैं बाकायदा, ठीक है, वो एमसीक्यूज अलहदा है। ये जो सवाल हैं ये छोटे छोटे सवाल कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, स्मॉल मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, तो एमसीक्यूज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एमसीक्यूज तो सिर्फ ये लिखेंगे कि फर्स्ट वाले का ए है, सेकंड वाले का बी है, और रैशनल नहीं लिखेंगे। रैशनल उसे पता है तो हमने जवाब दिया ना। क्लियर जी? तो यहाँ पे आगे प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व भी एक्सप्लेन हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी बता दिया, पास पेपर का भी बता दिया। अभी 3 कॉन्सेप्ट और होंगे तो ये टॉपिक मुकम्मल होगा। प्रॉपर्टीज़ इसकी होंगी, मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और उसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और होगा, वो कॉन्सेप्ट कहलाएगा आपका शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व। तो ये कल करेंगे, ठीक है। आज की अंडरस्टैंडिंग में हम आपसे सवाल पूछते हैं कि 1 से लेके 100% तक आपकी अंडरस्टैंडिंग को अगर मैं रैंक करता हूँ तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? जी शाबाश, 100 100 100 100 ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके बच्चों, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, हमारा फीडबैक भी सही जा रहा है, आपको समझ भी आ रही है। तो आपको पता है ना कि ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमने किस पार्ट की तरफ जाना है, याद है आपको? कोई बताएगा इसके बाद हमने कौन सा पार्ट मुकम्मल करना है? शाबाश। विच पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस? मैक्रो, बिल्कुल सही। इसके बाद हमने मैक्रो में चले जाना है, चैप्टर 6 से स्टार्ट करना है हमने, ठीक है। ओके, तो सी यू टुमारो जी, कल मुलाकात होती है आप लोगों से। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। हम